दोस्तों, पैरासाइट मूवी हम सभी को याद है, जिसने रातों रात सभी लोगों को हिला दिया था। अब उसी फिल्म के डायरेक्टर की मैं एक और मूवी को लेकर आया हूँ और इसमें लीड रोल में है अपने रॉबर्ट पैटिंसन भाई साहब। मूवी एक डार्क कॉमेडी है, लेकिन इसको जिस मैसेज के साथ शो किया गया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि मूवी को IMDb पर लगभग 2.5 लाख लोगों ने 6.7 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोज पर इसको 78% की रेटिंग मिली है। लेकिन मुझे एक शंका है कि लोग इसकी उस स्टोरी तक पहुंच नहीं पाए जो ये फिल्म हमें दिखाना चाहती है। पर मैं इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो फिल्म की कहानी 2050 में शुरू होती है, जहां हम मिकी बार्न्स और उसके दोस्त टीमो से मिलते हैं। अब दोनों की लाइफ पहले से ही गड़बड़ चल रही थी, लेकिन फिर भी टीमो के कहने पर मिकी और टीमो मिलकर डेरियस ब्लैंक नाम के एक लोन शार्क से तगड़ा लोन ले लेते हैं, जिसके बाद वो बर्गर्स की जगह मैक्रोन का बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन मैक्रोन का ये बिजनेस चल नहीं पाता, जिससे ये दोनों पैसे चुका नहीं पा रहे होते और इसी के चलते डेरियस ब्लैंक के आदमी इन दोनों को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। दरअसल डेरियस के लोग इनके सामने ही एक दूसरे इंसान को खत्म कर देते हैं, जो कि इनका लोन वापस नहीं कर पाया था। साथ ही डेरियस ऐसे खौफनाक नजारों को रिकॉर्ड करके देखना एंजॉय करता था और इसे देखकर ये दोनों काफी डर गए थे। अब ये साफ था कि मिकी और टीमो पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाएं, डेरियस इन्हें ढूंढ लेगा और मार देगा अगर इन्होंने पैसे नहीं चुकाए तो। लेकिन काम तो चल नहीं रहा था, ऊपर से पैसे भी खत्म हो चुके थे। तो ऐसे में ये दोनों फैसला करते हैं कि ये पृथ्वी छोड़कर ही चले जाएंगे। यहाँ इन्हें पता चलता है कि एक कंपनी लोगों को दूसरे प्लेनेट्स तक ले जाने का काम कर रही थी और इस मिशन को कॉलोनी एक्सपीडिशन कहा जा रहा था। इस कंपनी को केनेथ मार्शल और उनकी वाइफ येल्फा लीड कर रहे थे। इस एक्सपीडिशन में जाने के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे थे और टीमो और मिकी भी इसमें अप्लाई करते हैं। टीमो यहाँ शटल पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और वो सेलेक्ट भी हो जाता है, लेकिन मिकी यहाँ एक्सपेंडेबल बनने के लिए अप्लाई करता है। और ये भी क्लियर था कि मिकी ने डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढ़े नहीं थे कि एक एक्सपेंडेबल का काम क्या रहने वाला है। अब जैसे ही मिकी एक्सपेंडेबल बनने के लिए अप्लाई करता है, कंपनी के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जब मिकी को बाद में पता चलता है कि उसका असली काम क्या है, तो उसके होश उड़ जाते हैं और यहीं से शुरू होती है इस मूवी की असली कहानी। दरअसल अर्थ पर एक ऐसी मशीन क्रिएट कर ली गई थी जिसे ह्यूमंस को क्लोन करके उनकी मेमोरीज को इंटैक्ट रखी जा सकती थी। अर्थ पर इस मशीन को बैन कर दिया गया था किसी रीजन के चलते, जो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन इसे दूसरे प्लेनेट पर यूज करने की परमिशन थी। खैर, अब एक्सपेंडेबल के रूप में मिकी की मेमोरी और उसकी बॉडी की कंडीशन को ये मशीन स्कैन करती है, जिसके बाद मिकी को बार बार ऐसी बेहद खतरनाक सिचुएशंस में भेजा जाएगा जहां उसका मरना तय होगा। और जैसे ही वो उस सिचुएशन में मरेगा, उसकी बॉडी को रीप्रिंट करके उसमें पिछली मेमोरीज डाल दी जाएंगी और एक नया मिकी तैयार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये मेमोरीज एक ब्रिक जैसी दिखने वाली डिवाइस में स्टोर थी। साथ ही जब मिकी पहली बार स्कैन होता है तो उसकी बचपन की मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं। जैसे उसे याद आ जाता है कि जब वो बहुत ही छोटा था तब उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और शायद वो एक्सीडेंट इसीलिए हुआ था क्योंकि मिकी आगे बैठकर कार में एक रेड बटन दबा देता है। अब ये जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट सिर्फ इसी की वजह से हुआ हो, लेकिन मिकी इसे अपनी गलती मानकर आज भी गिल्ट में जीता है। आगे सेलेक्टेड लोग येल्फा और मार्शल के साथ स्पेसशिप में नेफ्लनहाइम नाम के प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं। अब वहां तक पहुंचने में लगभग 4 से 5 साल लगने वाले थे और ये एक आइस प्लेनेट था। अब मिकी का पहला वर्जन यानी मिकी 1 ये लंबी जर्नी शुरू करता है। शुरुआत में ही उसकी मुलाकात नाशा नाम की एक लड़की से होती है। इन दोनों के बीच में रोमांटिक कनेक्शन बनता है और वो इस सख्त और बोरिंग स्पेस जर्नी के दिन साथ में गुजारने लगते हैं। अब मिकी को यहाँ अजीब अजीब मिशन पर भेजा जाता है, जैसे अगर स्पेसशिप के बाहर कोई खराबी है तो उसे ठीक करने के लिए बाहर जाना, जो कि जानलेवा हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वो बाहर मर भी जाता है तो तुरंत एक नया मिकी प्रिंट कर लिया जाता है, वो भी उसकी सारी पिछली मेमोरीज के साथ। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि मिकी मरता है और फिर से रीप्रिंट हो जाता है। आगे इसी जर्नी में हम कोई नाम की एक और लड़की से मिलते हैं जो मिकी में इंटरेस्टेड रहती थी, जबकि मिकी नाशा के साथ कमिटेड है और दूसरी तरफ खुद कोई की अपनी भी एक गर्लफ्रेंड थी। खैर, अब करीब 4 साल की जर्नी के बाद आखिरकार ये लोग निफ्लनहाइम प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ह्यूमन कॉलोनी बसानी थी। अब प्लेनेट पर लैंड करने के बाद मिकी को सबसे पहले बाहर भेजा जाता है ताकि वो यहाँ की हवा इनहेल करके टेस्ट कर सके। फिर मिकी ऐसा ही करता है, लेकिन इस हवा में मौजूद खतरनाक पैथोजेंस की वजह से वो तुरंत बीमार होकर मर जाता है। अब उसके सैंपल से वैक्सीन बनाने की कोशिश शुरू की जाती है
और मिकी को बार बार यही टास्क दिया जाता है, यानी बाहर जाओ, हवा लो, मरो और फिर से रीप्रिंट हो जाओ। फाइनली जब तक प्रॉपर वैक्सीन तैयार होती है तब तक मिकी के 16 वर्जन्स खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन 17वें प्रिंट यानी मिकी 17 के साथ वैक्सीन आखिरकार काम कर जाती है, जिसके बाद यही वैक्सीन पूरे ह्यूमंस को लगाई जाती है ताकि निफ्लनहाइम की हवा में आराम से सांस ले सके। हम देखते हैं कि यहाँ के लोग कचरा डंप करने के लिए एक मैग्मा जैसा फायर पिट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें होल के थ्रू कचरा डाला जाता है। हमें पता चलता है कि जो एक्सपेंडेबल मिकी मरते थे उनकी बॉडी भी यहीं फेंकी जाती थी। अब मिकी 17 और बाकी वैक्सीनेटेड लोग प्लेनेट की सतह पर उतरते हैं और एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक अजीब सा डरावना क्रिएचर दिखता है और इन्हें बाद में क्रीपर्स का नाम दिया जाता है। अब इसी भगदड़ में आइस का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर कोई की गर्लफ्रेंड जेनिफर पर गिर जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर ये खबर सुनकर मार्शल बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ मिकी एक्सपेंडेबल है, बाकी किसी इंसान को क्लोन करना अलाउड नहीं है, यानी वो मर जाएं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब मार्शल मिकी 17 को ऑर्डर देता है कि वो एक क्रीपर को पकड़कर लाए टेस्टिंग के लिए, और साथ ही मिकी के राशन को भी आधा कर देता है, वो भी जेनिफर की मौत का दोष भी उसी पर डालते हुए। इसके बाद क्रीपर पकड़ने निकला मिकी एक जगह बर्फ के टूटने से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो तुरंत नहीं मरता और इसी बीच टीमो उस एरिया में मिकी को फंसा हुआ देख लेता है। अब टीमो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन वो मिकी का फ्लेम थ्रोअर उठा लेता है और कहता है ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, और फिर वो मिकी को वहीं मरने छोड़ देता है, ये सोचते हुए कि ये तो एक्सपेंडेबल है, फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब इन जनरल टीमो काफी सेल्फिश और बुरा इंसान दिखाया गया है। फिर टीमो के जाने के बाद हम एक बहुत ही बड़े क्रीपर और ढेर सारे छोटे छोटे क्रीपर्स को मिकी के पास आते देखते हैं, जो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसे खींचकर सतह तक ले आते हैं ताकि वो बच जाए। इस तरह अब मिकी 17 बच जाता है और किसी तरह सरवाइव करते हुए दोबारा बेस कैंप तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मिकी 17 यहाँ अपने कमरे में जाता है तो पाता है कि वहाँ ऑलरेडी मिकी 18 मौजूद था, यानी वहाँ लोगों को लगा था कि मिकी 17 खत्म हो गया और ये लोग पहले ही मिकी 18 को प्रिंट कर चुके थे। अब इससे पता चलता है कि ये मल्टीपल्स की सिचुएशन आ गई थी, लेकिन रूल्स के हिसाब से मल्टीपल्स अलाउड नहीं थे। इनफैक्ट अगर मल्टीपल्स क्रिएट हो जाते हैं तो सभी वर्जन्स को खत्म करके उस इंसान की मेमोरी डिलीट कर दी जाएगी ताकि वो इंसान हमेशा के लिए मारा जाए। अब आप सोच सकते हैं कि मल्टीपल्स को लेकर ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों थे और आखिर ये रूल बने ही क्यों। तो इसका जवाब भी हमें इस सवाल के जवाब में मिलेगा कि आखिर पृथ्वी पर ये क्लोन रीप्रिंटिंग मशीन बैन क्यों हुई थी। असल में जिस साइंटिफिक टीम ने इस मशीन को बनाया था उनमें से एक बंदा साइकोपैथ था और उसका नाम था मानिकोवा। अब हम देखते हैं कि मानिकोवा खुद को कई बार रीप्रिंट करता था और अपने एक वर्जन से होमलेस लोगों को मारने लगता था, लेकिन जब पुलिस मानिकोवा को अरेस्ट करने गई तो उसके पास एक परफेक्ट अलिबाई था। मतलब जब क्राइम्स हुए थे तब मानिकोवा कहीं और था और इस बात का प्रूफ भी था। ऑफ कोर्स मानिकोवा ऐसा कर पा रहा था क्योंकि वो अपने कई मल्टीपल वर्जन्स रीप्रिंट कर चुका था, और जब पुलिस को इस बात का पता चला तो ये मुद्दा इंटरनेशनल डिबेट बन गया। फिर रिलीजियस ग्रुप्स भी इसमें आने लगे और कहने लगे कि इंसानों का क्लोन बनना धर्म के खिलाफ है, और ऐसे में फाइनली इस मशीन को ही बैन कर दिया गया। आगे केनेथ मार्शल सामने आते हैं जो कि पॉलिटिकल फिगर थे। इनफैक्ट वो 2 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार चुके थे। फिर मार्शल कहते हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी को अर्थ के बाहर यूज करेंगे जब भी वो दूसरे ग्रहों में कॉलोनाइज करने के लिए जाएंगे। वहीं मल्टीपल वाले रूल्स भी लाए गए थे, जहां रूल ये था कि कभी भी एक इंसान के 2 वर्जन्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं करवाया जाएगा, मतलब एक साथ प्रिंट नहीं किया जाएगा, और कंपनी इस प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी। लेकिन फिर भी इनकेस गलती से कभी ऐसा होता है कि 2 या उससे ज्यादा वर्जन्स बन जाते हैं तो कंपनी को न सिर्फ सारे वर्जन्स को समाप्त करना पड़ेगा बल्कि उसकी मेमोरीज और डेटा को भी इरेज करके उसे हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। तो अब जबकि आप मल्टीपल के कॉन्सेप्ट और रूल को समझ गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इस वक्त मिकी 17 और 18 का एक साथ होना कितना घातक हो सकता है। इसलिए ऐसे में अब ये दोनों मिकी भी आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि तुम्हें मरना होगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि मिकी 17 थोड़ा डरपोक सा था, जबकि मिकी 18 बहुत ही एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट था। इवन मिकी 18 यहाँ मिकी 17 को फायर वाली पिट में ऑलमोस्ट फेंक ही देता है, लेकिन तभी टीमो इस एरिया में आ जाता है, जिससे कि दोनों मिकी को छुपना पड़ता है। फिर ये दोनों छुपकर देखते हैं कि टीमो यहाँ पर ऑक्सी कैप्सूल का इल्लीगल धंधा कर रहा था। असल में ये एक तरह का फ्यूल था जो कि फ्लेम थ्रोअर्स में इस्तेमाल होता था, लेकिन इससे नशे भी किए जाते थे।
यानी टीमो अनडाइल्यूटेड ऑक्सीजन को छुपा छुपा कर उन्हें बेचता था जो नशा करते थे। अब क्योंकि मिकी 18 एग्रेसिव था और उसे मालूम था कि टीमो एक बुरा आदमी है जिसने लाइफ टाइम मिकी को कई बार धोखा दिया है, इसलिए मिकी 18 टीमो पर हमला करके उसे आग वाले पिट में गिराने लगता है। लेकिन इससे पहले कि मिकी 18 ऐसा कुछ कर पाता, यहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं जिससे मिकी 18 को मजबूरन टीमो को बचाना पड़ता है। पर अब मिकी 18 टीमो को वार्न जरूर करता है कि अगर टीमो इस बारे में किसी को बताएगा तो वो टीमो का ऑक्सी वाला धंधा हायर अप्स को बता देगा, जिस वजह से टीमो किसी से कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकी 18 नाशा के साथ कमरे में जाने लगता है और इस बात से मिकी 17 जलने लगता है। फिर मिकी 17 उन्हें फॉलो करता है, लेकिन रास्ते में उसे मार्शल के हायर अप्स वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि मिकी इस बार जीता था एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड। जी हाँ, मार्शल हर महीने एक इंसान के साथ लेविश डिनर करते थे जो होता था एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अब बात यह है कि इस शिप पर राशन की बहुत ही ज्यादा कमी थी, यानी बहुत ही लिमिटेड खाने का सामान मौजूद था। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हो तो एक बार आप मार्शल के साथ डिनर पर जाओगे और उस डिनर में जितना मन चाहे उतना खाना खा सकते हो। तो इस तरह से अब मिकी 18 नाशा के साथ समय बिता रहा था, जबकि वहीं मिकी 17 मार्शल और यल्फा के साथ डिनर करने जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ काई भी इनवाइटेड थी, लेकिन उसके यहाँ होने की एक खास वजह थी। फिर मार्शल की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो काई को प्रेग्नेंट होने की बात कह रहे थे ताकि इस प्लेनेट पर ह्यूमन रेस आगे बढ़ाई जा सके। साथ ही हम ये भी समझ पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट इंसान है, मतलब व्हाइट रेस को ही आगे बढ़ाना चाहता है। साथ ही मिकी 17 की बात की जाए तो वो फटाफट खाना खाए जा रहा था, लेकिन एकदम से उसे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर हम समझ पाते हैं कि ये लोग असल में मिकी 17 को एक्सपेरिमेंटल मीट खिला रहे थे, जिससे उसके शरीर में रिएक्शन हुआ था। अब इस रिएक्शन को रोकने के लिए मार्शल की साइंटिस्ट टीम उसे पेन किलर्स भी देते हैं, लेकिन ये भी एक एक्सपेरिमेंटल पेन किलर था जो मिकी 17 के दर्द को कम नहीं कर पाता। इस तरह से सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मार्शल मिकी 17 को समाप्त करने की सोच लेता है, लेकिन यल्फा उन्हें रोकती है क्योंकि मिकी के खून से उनका कारपेट खराब हो जाएगा। तो इस सीन से हम समझ सकते हैं कि मार्शल और यल्फा कितने घिनौने लोग हैं। और यहाँ पर हमें एक और अजीब चीज नोटिस होती है कि इस यल्फा को सॉस बनाने का काफी शौक था। खैर, अब काई समहाउ मार्शल को मना लेती है कि वो मिकी 17 को ना मारे, और इसके बाद काई खुद मिकी 17 को अपने कमरे में लेकर जाती है। फिर वो उसे अर्थ वाली चाय पिलाती है और उसे शांत करती है। इस बीच काई मिकी 17 के क्लोज आने की कोशिश भी करती है। इनफैक्ट वो उसे किस करना भी चाहती थी, लेकिन मिकी 17 ऐसा नहीं करता और वो भागते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वो देखता है कि मिकी 18 और नाशा साथ में हैं और वो दोनों ऑक्सी लेकर थोड़ा नशे में पड़े हुए हैं। अब नाशा यहाँ दो मिकीज को देखकर एकदम से आश्चर्य में थी, लेकिन नशे में होने की वजह से वो दिमाग पर जोर नहीं देती और दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। यहाँ नाशा की बातों से हम समझ पाते हैं कि भले हर मिकी आइडेंटिकल हैं इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड मेमोरीज और एक ही तरह से सोचते हैं, लेकिन हर मिकी की पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग होती है। खैर, तभी काई भी यहाँ पर आ जाती है और अब वो भी दो मिकी को देखकर हैरान हो जाती है। अब काई फौरन मल्टीपल्स के बारे में रिपोर्ट करने जाती है, लेकिन नाशा उसे रोकती है। फिर काई नाशा से कहती है कि वो एक ही शर्त पर रिपोर्टिंग नहीं करेगी, अगर नाशा उसे इंटीमेट होने के लिए मिकी 17 दे दे और खुद मिकी 18 रख ले। लेकिन नाशा इसके लिए तैयार नहीं होती, जिससे इन दोनों में बहस बढ़ जाती है। वहीं मिकी 17 मिकी 18 को बताता है कि कैसे मार्शल उसे मारने वाले थे। अब मिकी 18 तो गर्म मिजाज का था, इसलिए वो मार्शल को ही खत्म करने निकल पड़ता है। इधर मार्शल फिलहाल अपना एक शो कर रहा होता है, जहाँ वो निफ्लनहाइम के एक बड़े से रॉक को लेकर आया था और उस पर इस प्लेनेट के फाउंडिंग मेंबर्स के नाम लिखने वाला था। तब इस रॉक के होल से छोटे छोटे क्रीपर्स निकलते हैं और यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। वहीं मिकी 18 मार्शल को मारने आ चुका था और मिकी 17 सहित काई और नाशा उसे रोकने की कोशिश में थे। मिकी 18 यहाँ गन भी चलाता है, लेकिन गोली मार्शल के चिक्स को टच करके निकल जाती है और स्टोन में लग जाती है। इन शॉर्ट यहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी और मार्शल दोनों मिकीज को देख लेता है, यानी वो समझ गया था कि देयर आर मल्टीपल्स। खैर, आखिर में ये लोग एक छोटे क्रीपर को समाप्त कर देते हैं और दूसरे छोटे क्रीपर को कैप्चर कर लेते हैं। साथ ही यहाँ अब नाशा और दोनों मिकीज भी पकड़े जाते हैं। इसके बाद प्रिजन सेल में मिकी 17 बताता है कि क्रीपर्स बुरे नहीं हैं, बल्कि एक्चुअली में उन्होंने मिकी 17 को बचाया था। अब ये सुनकर नाशा काफी हैरान थी, इसलिए वो ये बात हायर अप्स तक पहुंचाना चाहती थी। अब इतने में यहाँ टीमो आ जाता है, जो कि काफी डरा हुआ था, क्योंकि इनके इस स्पेस एक्सपीडिशन में लोन शार्क डेरियस ब्लैंक का भी एक आदमी था, जो कि टीमो को धमका रहा था
जबकि धमकी अब भी यही थी कि ये आदमी टीमो को समाप्त कर देगा अगर टीमो लोन नहीं चुकाएगा। पर अब लोन के तौर पर टीमो को पैसे नहीं चुकाने थे, बल्कि अब उसे एक दूसरा मौका दिया जाता है। मौका ये होता है कि अगर टीमो मिकी को काट कर और मारकर उसकी वीडियो बनाकर डेरियस को अर्थ पर भेजेगा तो टीमो का लोन माफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अब टीमो मिकी 17 को मारने के बारे में सोचता है। लेकिन अब मिकी 18 टीमो से कहता है कि भाई मुझे मार दो, 17 को छोड़ दो। फिर जैसे ही गार्ड मिकी 18 को ओपन करने जाता है तो मिकी 18 गार्ड पर ही हमला कर देता है। इसके बाद नाशा चाबी लेकर आजाद हो जाती है और अब ये लोग मिलकर टीमो पर ही हमला कर देते हैं। खैर, तभी यहाँ दूसरे गार्ड्स आ जाते हैं और इन सबको गिरफ्तार करके मार्शल के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन अब दूसरी दिक्कत बाहर थी, क्योंकि हम देखते हैं कि शिप के बाहर लाखों क्रीपर्स जमा हो गए थे, जैसे कि वो अपने बंदी बनाए गए क्रीपर को वापस मांग रहे हों। वहीं मिकी और एक साइंटिस्ट की बात से हम समझ पाते हैं कि क्रीपर्स एक्चुअली बहुत ही स्मार्ट हैं और ये साइंटिस्ट क्रीपर की लैंग्वेज की ट्रांसलेशन भी बना चुकी है, जो कि फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। इसके बाद सबको मार्शल के सामने पेश किया जाता है और हम देखते हैं कि यल्फा तो क्रीपर्स की पूंछ से सॉस बनाने के लिए एक्साइटेड थी। वहीं मार्शल काफी गुस्से में था क्योंकि मिकी 18 ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसलिए अब मार्शल अनाउंस करता है कि ये एक वॉर सिचुएशन है जहां वो सारे क्रीपर्स को मार देगा। साथ ही वो मिकी 17 और 18 को भी खत्म करने वाला था, क्योंकि रूल्स के हिसाब से उनके साथ यही होना था। इस तरह हम देखते हैं कि मार्शल यहाँ इनकी मेमोरीज ब्रिक से पूरी मेमोरीज डिलीट कर देता है। यानी अगर अब ये दोनों मारे जाते हैं तो मिकी का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर मार्शल दोनों ही मिकी के शरीर पर बॉम्ब लगा देता है और उन्हें क्रीपर्स का सामना करने भेजता है, ताकि ये लोग क्रीपर्स की पूंछ काट कर ला सके, जिससे यल्फा सॉस बना सके। साथ ही जो मिकी पहले 100 पूंछ लाएगा उसे जीने का मौका दिया जाएगा और दूसरे वाले को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। यहाँ एक साइंटिस्ट और नाशा मार्शल को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्रीपर्स एक्चुअली में बुरे नहीं हैं, उन्हें बस अपना कैद किया हुआ बच्चा चाहिए। इनफैक्ट ट्रांसलेशन की मदद से ह्यूमंस क्रीपर्स से बात कर सकते हैं, लेकिन मार्शल सुनने को तैयार ही नहीं था। उल्टा वो कैद हुए क्रीपर को रस्सी और हुक से बांधकर आगे वाले पिट में फेंक देता है। हालांकि नाशा यहाँ अपने माउथ से रस्सी पकड़कर उस क्रीपर को बचाती है, क्योंकि नाशा के हाथ बंधे हुए थे। उधर मिकी 17 और 18 प्रिमिटिव वेपन्स लेकर क्रीपर्स के बीच में जाते हैं, लेकिन अब जाने से पहले वो अच्छी वाली साइंटिस्ट मिकी 17 को वो ट्रांसलेटर दे देती है ताकि वो क्रीपर्स से बात कर सके। वहीं मार्शल का प्लान था कि वो आर्केम 3 नाम की एक जहरीली गैस एक्सप्लोड कर देगा ताकि सारे क्रीपर्स एक साथ ही समाप्त हो जाएं। अब वो मिकीज यहाँ सबसे पहले बड़े वाले क्रीपर के पास जाते हैं, जो कि मामा क्रीपर थी। फिर मिकी 17 ट्रांसलेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके क्रीपर से बात करता है और मामा क्रीपर कहती है कि जो 2 क्रीपर्स कैप्चर हुए हैं उनका नाम है जोको और लुको। अब लुको को तो ह्यूमंस खत्म कर चुके हैं, लेकिन अब इन क्रीपर्स को अपना बच्चा जोको चाहिए। इनफैक्ट लुको की मौत के बदले उन्हें ह्यूमंस में से भी एक ह्यूमन को मारना होगा। अगर ह्यूमंस ऐसा नहीं करते हैं तो ये क्रीपर्स एक साथ ऊपर देखकर चिल्लाएंगे, जिससे सारे ह्यूमंस की आईज और ब्रेन फट जाएगी। अब दूसरी तरफ मार्शल कैमरा से देखता है कि दोनों मिकीज क्रीपर से बात कर रहे हैं, और क्योंकि वो भी एक क्यूरियस आदमी था इसलिए अब वो भी क्रीपर से बात करना चाहता था, ताकि ये सब वीडियो पर कैप्चर करके मार्शल की ब्रेवरी की गाथा सबको सुनाई जा सके। लेकिन फिर भी सच ये था कि मार्शल अब भी इन क्रीपर्स को मारना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से पहले वो किसी लीडर की तरह क्रीपर्स को भाषण देना चाहता था। तो फिर क्या था, मार्शल अपने लोगों के साथ ट्रांसलेशन डिवाइस लेकर बाहर निकलता है ताकि वो उनसे बात कर सके, जबकि मिकी 17 कैमरे में इशारा करके ये मैसेज कन्वे कर देता है कि क्रीपर्स को बस उनका बच्चा जोको वापस चाहिए। पर अब क्योंकि मार्शल खुद बाहर था तो ऐसे में नाशा यल्फा को ओवर पावर करके न सिर्फ जोको को बचाती है, बल्कि वो यहाँ पर काइंड ऑफ यूनिटी भी क्रिएट करती है, जिससे कई सोल्जर्स उसके पक्ष में आते हैं। यानी लोगों को अब मार्शल और यल्फा का असली घिनौना चेहरा दिखने लगा था और वो समझ रहे थे कि क्रीपर्स बुरे नहीं हैं। इसके बाद नाशा जोको को लेकर मामा क्रीपर को सौंपने निकलती है। वहीं मार्शल सबसे बड़े वाले क्रीपर को ब्लास्ट करने की सोचता है, लेकिन ये सारे क्रीपर्स मिलकर मल्टीपल बड़े शेप्स क्रिएट कर लेते हैं, जिससे ये समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है कि मामा क्रीपर किस शेप के अंदर है। यहाँ क्रीपर्स और ह्यूमंस के बीच में थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर मिकी 18 सीधा मार्शल के पास जाकर उस पर हमला कर देता है। अब मिकी 18 यहाँ पर अपने शरीर पर लगे बॉम्ब को डिटोनेट करता है, जिससे कि वो तो मरता ही है, लेकिन साथ में मार्शल भी खत्म हो जाता है। यानी जैसा कि क्रीपर्स का कहना था कि वो एक क्रीपर के बदले में एक ह्यूमन को मारना चाहते हैं, तो मार्शल के मरने के बाद क्रीपर्स फाइनली शांत हो जाते हैं
ऑल्दो इसमें मिकी 18 भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो गया था और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां हम समझ पाते हैं कि येल्फा ने खुद के साथ गलत कर लिया है क्योंकि मार्शल समाप्त हो गया था। देन यहाँ ह्यूमंस के बीच में अगेन 2 पक्ष बने असेंबली में, वन इन फेवर ऑफ वर्किंग विद क्रीपर्स एंड वन टू डिस्ट्रॉय क्रीपर्स। फिर इनके बीच कई दिनों तक बहस चली। देन नाशा खुद भी खड़ी हुई इस इलेक्शन प्रोसेस में। साथ ही नाशा ने इस इलेक्शन को जीत लिया और अब वो डिसाइड करेगी कि ह्यूमन प्रिंटिंग वाली मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी मिकी 17 ही असली एंड ओनली मिकी बचेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि मिकी ही यहाँ बटन दबाता है जिससे ये मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं टीमों की बात की जाए तो लोन शार्क डेरियस ब्लैंक का ही आदमी जो इस एक्सपीडिशन पर आया था वो टीमों पर हमला करता है, लेकिन टीमों उसे ओवरपावर करके फायर होल में गिरा देता है। अब मिकी को भी मार्शल के रीप्रिंट होने के या अल्फा के वापस पावर में आने के डरावने सपने आते थे, बट रियल में मिकी अब काफी खुश था। फिर फिल्म के एंड में हम क्रीपर्स और ह्यूमंस को साथ में काम करते हुए देखते हैं ऑन दिस प्लेनेट। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये रिवील होती है कि क्रीपर्स के ऊपर देखकर चिल्लाने से ह्यूमंस की आईज और ब्रेन नहीं फटेंगे। ये क्रीपर्स का एक्चुअली में एक ब्लफ था ताकि ह्यूमंस उनके टर्म्स पर एग्री करें। सो यू सी, क्रीपर्स आर रियली स्मार्ट। इन शॉर्ट दोस्तों, एंड तक सब कुछ ठीक हो चुका था, यानी एक्सपेंडेबल प्रोग्राम बंद हो चुका था और नाशा अब बोर्ड मेंबर है। साथ ही ह्यूमंस अब इस प्लेनेट पर क्रीपर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और टीमो भी आजाद है, जबकि काई को भी एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। और इसी पॉइंट पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मिकी 17 फिल्म की कहानी और यहाँ मैंने आपको सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। इसीलिए अब हम फिल्म के थीम पर थोड़ी सी बातें करेंगे। मिकी 17 की कहानी एक ब्लैक कॉमेडी है जो डार्क और अब्सर्ड सिचुएशन को ह्यूमर के साथ दिखाती है। ब्लैक कॉमेडी एक जॉनरा है जिसमें सीरियस और डिस्टर्बिंग टॉपिक्स को ह्यूमर के साथ प्रेजेंट किया जाता है, जैसे खत्म होने वाली सिचुएशंस, क्राइम और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। मिकी 17 में हम देखते हैं कि मिकी का रोल एक एक्सपेंडेबल का है, जिसमें उसकी लाइफ का मकसद सिर्फ अपनी मौत को दोबारा जीना और फिर से क्लोन हो जाना है। ये कॉन्सेप्ट ब्लैक कॉमेडी के लिए परफेक्ट है क्योंकि मिकी का बार बार समाप्त होना और रिप्रिंट काफी अब्सर्ड और डार्क है, लेकिन फिल्म इस सिचुएशन को ह्यूमरसली प्रेजेंट करती है जो थोड़ा बिजार लगता है। मिकी 17 फिल्म का मेन मैसेज है ह्यूमैनिटी और इंडिविजुअलिज्म की कॉम्प्लेक्स जर्नी। मिकी को एक्सपेंडेबल बनाकर कंपनी उसे काफी बार समाप्त करती है, लेकिन हर बार जब उसका क्लोन बनाया जाता है उसकी मेमोरीज इंटैक्ट रहती है। ये फिल्म इस पॉइंट को हाईलाइट करती है कि इंसान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी और उसके एक्सपीरियंसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और जब सब कुछ इरेज हो जाता है तो इंसान क्या रहता है। फिल्म हमारे मोरल कंपास को भी चैलेंज करती है, जैसे ह्यूमन क्लोनिंग और इसके एथिकल यूजेस। एक और की पॉइंट यह है कि हर मिकी का क्लोन अपनी पर्सनैलिटी और चॉइसेस से अलग होता है, जो ये दिखाता है कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू इवॉल्व होता है, चाहे वो सेम फिजिकल बॉडी हो। साथ ही मिकी 17 फिल्म ने अपने सोशल और फिलोसॉफिकल थीम्स को एक्सप्लोर करते हुए रिलीजन और रेसिज्म को भी टच किया है और ये मूवी के प्लॉट में काफी सिग्निफिकेंट भी है। फिल्म में मार्शल का कैरेक्टर पॉलिटिकल फिगर है जिसे अपने रिलीजियस बिलीफ्स के साथ दिखाया गया है। वो अपने वर्ल्ड व्यू को अपनी पॉलिसीज और डिसीजंस में रिफ्लेक्ट करता है, जहां वो ह्यूमंस की सर्वाइवल को एक डिवाइन मिशन के रूप में देखता है। मार्शल का एम सिर्फ ह्यूमंस का सर्वाइवल नहीं बल्कि अपने स्पेसिफिक रेडिकल आइडियाज को भी आगे बढ़ाना है। ये उसके रिलीजियस इन्फ्लुएंस का एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जहां वो अपनी चूजन कम्युनिटी को सुपीरियर समझता है और उन्हीं को प्रायोरिटाइज करता है। इस तरह फिल्म में रिलीजन का यूज एक पॉलिटिकल और सोशल फ्रेमवर्क दिखाने के लिए किया गया है, जहां लोग अपने फेथ को अपने एक्शंस जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो अनएथिकल ही क्यों ना हो। मार्शल का ये एटीट्यूड स्पेशली तब नजर आता है जब वो काई को प्रेग्नेंट होने का सजेशन देता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये उसकी रेस को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। फिल्म ने ये सब एक सैटारिकल लेंस के थ्रू दिखाया है, जिसमें मार्शल अपने रेसिस्ट एजेंडा को सोसाइटी के हायर पर्पस के नेम पर जस्टिफाई करता है। इस तरह मिकी 17 सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्शन है उन इश्यूज की जो आज के टाइम में दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मिकी 17 बॉन्ग जून हो की एक साइंस फिक्शन मूवी है जो अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग और डार्क ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने ही ऑस्कर विनिंग पैरासाइट मूवी को डायरेक्ट भी किया था। हालांकि ये फिल्म मिकी 17 नामक नॉवेल पर बेस्ड है जिसे एडवर्ड एस्टॉन ने लिखा था। मिकी 17 की क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हुए फिल्म में जो मेमोरी ब्रिक का कॉन्सेप्ट है उससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस को दिखाया गया है। ये एक सिंबल है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की डेटा ड्रिवन सोसाइटी का,
जहां हमारी पर्सनल लाइफ्स, मेमोरीज और आइडेंटिटी को इजीली स्टोर और मैनिपुलेट किया जा सकता है। साथ ही बॉन्ग ने फिल्म में डार्क ह्यूमर का यूज किया है, जो उनकी प्रीवियस फिल्म्स जैसे पैरासाइट और स्नो पियर्सर्स के थीम से सिमिलर है, जिसमें सोशल इश्यूज को एंगेज करते हुए कॉमेडी को एक टूल के रूप में यूज किया गया है। इन शॉर्ट, मिकी 17 एक सैटारिकल कमेंट्री है जो हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बट एथिकल चैलेंज्ड सोसाइटी को एक्सप्लोर करती है, जहां उसकी वैल्यू सिर्फ उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पर नहीं बल्कि उसकी यूनिक एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज के थ्रू होती है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको फिल्म की पूरी हिडन मीनिंग समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो उसे भी कमेंट में लिख दीजिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे फिर से एक शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।